हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना की? तो ये किए थे रोमेश चंद्र दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था भूस्वामियों का दमन। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी थी। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास कारण क्या था? भूमि जोत के विखंडन का, दूसरा है कुटीर औद्योगिक पतन का, तीसरा सिंचाई सुविधाओं के विकास के अभाव का, और चौथा है नकदी फसलों के चलन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट दिया हुआ है इसमें। भारत में इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत वर्ष 1858 ईस्वी तक होने वाले एक धन के अपवाह में शामिल था। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयर धारकों को भुगतान के लिए, और दूसरा है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, और तीसरा है रेलवे और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रतिभूत ब्याज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के काल में नहीं किया गया है? तो ये जो नहीं किया गया है, लॉर्ड डलहौजी के काल में दूसरी बार डाक टिकटों का प्रचलन नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई नॉन रेगुलेशन प्रणाली क्या थी? तो ये थी सीधे प्रशासन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सैनिक बोर्ड से अलग किया गया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश कालीन भारत में लागू किया गया 20वें दारी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कर व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नियम के तहत डलहौजी ने महालवाड़ी व्यवस्था के लगान की दर 50% निश्चित की गई थी? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहारनपुर नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि के वाणिज्यिकरण के पीछे क्या कारण निहित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन का बहिर्गमन या निष्कासन शब्द की ओर ध्यान आकर्षित कराने में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धन तक प्रमुख कारण भी? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये थे रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो ये किए थे कलकत्ता अधिवेशन में, जो हुआ था 1896 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी और महालवाड़ी प्रथा भी थी, रैयतवाड़ी प्रथा भी थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी? तो ये थी एक है, इसके अंतर्गत जमींदारी और माल गुजारों को भूस्वामी बना दिया गया था। तो सही है। रैयतों तथा सरकार के मध्य लगान वसूलने वाले एजेंट के रूप में जमींदार की भूमिका हो गई थी। जमींदारी के स्वामित्व के अधिकार को अंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। और चौथा है, काश्तकारों के परंपरागत अधिकारों में कमी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी को माल गुजारी जमा करने का अधिकार किस समय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्तमदारी बंदोबस्त का प्रारंभ किन क्षेत्रों में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल और बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी को लगान का कितना भाग सरकार को देना पड़ता था? तो ये देना पड़ता था 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभधारी बंदोबस्त प्रारंभ में कितने वर्षों तक के लिए कॉर्नवालिस ने लागू किया था? तो ये किया था 10 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ये था 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में निम्न वक्तव्य दिया था? किसने यह कहा था कि यह वह प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है? तो ये कहा था मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल तंत्र है। पहला है, प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया गया था। दूसरा है, भू राजस्व की राशि बहुत अधिक निर्धारित की गई जो सकल उत्पादन का 50 से 55% तक हो सकती थी।
तीसरा है कैप्टन रीड एवं मुनरो द्वारा इसका प्रारंभ दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में किया गया था। और चौथा है भू राजस्व की राशि का निर्धारण अस्थायी रूप में 10 से 40 वर्षों के बीच किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा से कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड महोदय द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हाल्ट मैकेंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेगुलेशन के तहत महालवाड़ी पद्धति लागू की गई थी तथा इसे कानूनी रूप भी दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रेगुलेशन 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाल व्यवस्था में सम्मिलित क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, मध्य प्रांत, और बी है पश्चिमोत्तर प्रांत, सी है पंजाब मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में प्रचलित महालवाड़ी व्यवस्था के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है भू राजस्व के निर्धारण का आधार महल, जागीर या ग्राम के उत्पादन को बनाया गया था। दूसरा है इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि अस्थायी तौर पर लागू की गई थी। और सी है यह जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप था। और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यवर्गीय या द्विस्तरीय व्यवस्था किस बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टुडे नामक ऐतिहासिक कृति में क्या वर्णित है? तो ये है भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण। सही है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और आर्थिक शोषण संबंधी कार्ल मार्क्स के वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद के सिद्धांत की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। इसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था जॉन सुलीवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासकों द्वारा संचार एवं यातायात व्यवस्था के विकास के क्या कारण थे? तो ये थे, पहला है ए नंबर है आयातित वस्तुओं ब्रिटिश माल को भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर खपाने के लिए। दूसरा है कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए तथा सेना को दूरस्थ प्रांतों में शीघ्र पहुंचाने के लिए। और तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्र औद्योगिकरण विकास करने के लिए। तो इसका ये गलत हो जाएगा। बाकी ए और दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल व्यवस्था आधुनिक युग का अग्रदूत है, यह कथन किसका है? तो ये है कार्ल मार्क्स का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। हर ग्रीव्स, इसका हो जाएगा कताई मशीन, और इसका हो जाएगा क्रॉम्पटन म्यूल हो जाएगा। कार्ट राइट पावर लूम हो जाएगा। जेम्स वाट भाप इंजन, और आर्क राइट
हो जाएगा वाटर फ्रेम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। ये खोज करता है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित करना है तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। VKR राव, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन। ए हो जाए, ए पहला का पहला ही हो जाएगा। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, मुंबई से ठाणे तक प्रथम रेलवे लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का दूसरा ही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा प्रथम व्यक्ति आय का अनुमान। और डी नंबर का हो जाएगा कावसाजी नाना भाई सूती वस्त्र की प्रथम मिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी भू राजस्व की प्रथा में है। पहला है छोटे कृषकों के साथ बंदोबस्त किया जाता था। और दूसरा है कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें जो कि राज्य के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्र किया जाता था। तीसरा है बंदोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीकरण किया जाता था जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जागीरदारी प्रथा के अनुरूप पहला है जमींदारी द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। तो ये गलत है, 51% किया गया था। दूसरा है यदि किसी जमींदार द्वारा नियम तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है भारत सरकार ने 1860 ईस्वी में अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया और कारण है भारत सरकार इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार व उन्नति हेतु करना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। तो शिक्षा की उन्नति हेतु कुछ भी नहीं करना चाहते थे पश्चिमी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई होम चार्जेस नीति को वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन में इंडिया ऑफिस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी स्थापना के लिए भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया जिसने सिपाहियों को सरकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया। दूसरा है लॉर्ड कैनिंग की सरकार के द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध मुक्त डाक खाना की सुविधा वापस ले ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने अपना वायसराय का काल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। कारण किस कारण? ब्रिटिश सरकार इल्बर्ट विल के कारण रुष्ट थी तथा इस कारण उनको त्याग पत्र देने पर बाध्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो इसका विचार कर लेते हैं। जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना तब उसने कोषागार को कलकत्ता स्थानांतरित किया। और दूसरा है 1780 ईस्वी में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। सही है। भू राजस्व का
वर्षीय बंदोबस्त 1790 में स्थायी घोषित कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इधर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेल करना है, तो इसका सुमेल कर लेते हैं। तो विलियम जोन्स का हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स का हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी। और मॉर्टिमर व्हीलर का हो जाएगा भारतीय जन पुरातत्व सर्वेक्षण। और कालिन मैकेंजी का हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। और एच डी संकाली का हो जाएगा दक्कन कॉलेज। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है वर्ष 1916 में भारतीय औद्योगिक कमीशन नियुक्त किया गया था। कारण है ऐसा इस तथ्य के लाभ स्वरूप हुआ था कि वर्ष 1914 के युद्ध में टाटा लौह तथा इस्पात वर्क्स ने अंग्रेजी की बहुत सेवा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह समझौता विवेचन एवं संधिवार्ता के दर्शन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो इसको मिला लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना। अस्थाई बंदोबस्त का हो जाएगा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। और रैतवाड़ी बंदोबस्त का हो जाएगा बम्बई एवं सिंध। और महालवाड़ी का हो जाएगा पंजाब एवं संयुक्त प्रांत। और जब्ती पद्धति का हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार शासन ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1780 ईस्वी में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधा अपने पास ले लिया था। दूसरा है 1786 ईस्वी में बंगाल के प्रत्येक जिले में कलेक्टर को राजस्व के निर्धारण तथा उसकी वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया था। और तीसरा है 1790 ईस्वी में भू राजस्व का 10 वर्षीय निपटारा स्थायी घोषित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इधर कथन दिया गया है, केवल एक ही सही होगा इसका। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास लेबर यूनियन 1918 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी जीजी रामानुजलु नायडू एवं जीजी जेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये था कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है निःशुल्क पार पत्र अथवा शुल्क मुक्त बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका विचार कर लेते हैं। भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव था। एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूस्वामियों में जोतने वाले कृषकों के बीच ध्रुवीकरण। और तीसरा है भूविहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि। चौथा है ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो 1921 का हो जाएगा
अवध किराया अधिनियम। और 1926 का हो जाएगा आगरा काश्तकारी अधिनियम। और 1938 का हो जाएगा बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम। और 1939 का हो जाएगा अवध किराया अधिनियम। इसका राइट आंसर, इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में पड़ने वाले 5 दुर्भिक्षों का क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहचानना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल ये भी सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। ताल्लुकदारी बंदोबस्त यह बम्बई से नहीं संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। द इंडियन मिल्स एसोसिएशन, इसका हो जाएगा 1884। दूसरा है द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1888। तीसरा है सी नंबर का द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1907। और द इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन का हो जाएगा 1918। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जमींदार हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंदपुर, सुतानती तथा कलकत्ता ग्रामों के लगान की लेन देन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट्स काउंसिलिंग एक्ट, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1936 ही हो जाएगा। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इसका हो जाएगा 1934। और तीसरे नंबर का है बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, तो इसका हो जाएगा 1946। और चौथा है बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, इसका हो जाएगा 1938। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है, तो द इंडिया करेंसी फाउलर कमीशन, द रॉयल कमीशन, चैम्बरलेन ऑन इंडियन फाइनेंस, और तीसरा है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? कारण है महाआर्थिक मंदी के कारण AITUC के नेताओं के बीच मतभेद हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, इसमें भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का हो जाएगा 1907। बंगाल आयरन एंड कंपनी का हो जाएगा
1989। टाटा हाइड्रो पावर सप्लाई कंपनी का हो जाएगा 1910 और कटनी सीमेंट कंपनी का हो जाएगा 1915। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित अकाल आयोग पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है इस पे और इसके दिए हुए नीचे कथनों के आंसर भी देने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है सुमेलित है। तो ये सही सुमेलित है कि नहीं। तो स्ट्रैची कमीशन सही है, हारगोड कमेटी सही है, फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास कारण था। भूमि जोत के विखंडन का, कुटीर उद्योग के पतन का, सिंचाई सुविधा, तो ये तो वही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चौथा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो विचार करना है तो इसका पहला है, जमींदारों को उनके भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया था। रैयतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। तीसरा, कंपनी के लिए अस्थायी आय सुनिश्चित की गई थी। चौथा, जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन बनाया गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश क्या था। तो ये था 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है, भारत में कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प रेल के विकास के कारण और अधिक विकसित हुए थे। कारण है, रेल से माल एवं वस्तुओं के संचालन में सहायता मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हस्तशिल्प का ह्रास हुआ। कारण है, इस काल में कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में क्या था, उसमें ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग लिख लीजिएगा, ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि, लेकिन इसमें सही व्याख्या नहीं की गई है दोनों में मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कौन सी तिथि सुमेलित नहीं है। तो इसमें तिथि सुमेलित करना है। 1765 बंगाल की दीवानी हुई थी, सही है। 1793 स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट है 1835 भारत में कंपनी के अधिकार का अंत। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1860 वित्त पूंजी के युग का आरंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1770 के अकाल में ब्रिटिश जनित अकाल की संज्ञा दी गई थी क्योंकि। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के कर्मचारियों ने चावल के समस्त भंडार खरीद लिया और उन्हें मनमानी कीमतों के अतिरिक्त बेचने से इनकार कर दिया।
इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का निर्माण भारतीय धन के बहिर्गमन का एक सबसे बड़ा स्रोत था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रेलवे के निर्माण में विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज का भुगतान विदेश में किया जाता था। दूसरा है बी नंबर का रेलवे के सामान एवं उपकरणों का इंग्लैंड से आयात किया जाता था। सी है रेलवे वित्तीय दृष्टि से घाटे की व्यवस्था थी। डी है यूरोपीय रेलवे अधिकारियों को अत्यधिक वेतन दिए जाते थे जो अपनी बचत इंग्लैंड भेजते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे वित्तीय दृष्टि से घाटे की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में जमींदारी अधिकारों के उपविभाजन से संबंधित कानून का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह हुआ था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किसके द्वारा भारत पर अपने औपनिवेशिक प्रभुत्व को शक्तिशाली बनाया? ए है अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करके, बी है उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके, सी है भारत को विकसित पश्चिमी प्रौद्योगिकी से वंचित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत उस समय एक उत्कृष्ट क्लासिक ब्रिटिश उपनिवेश हो गया था जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए उन्मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है रेल में पूंजी निवेश पर 5% लाभ की गारंटी थी। कारण है 19वीं शताब्दी में रेल में घाटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के कुल उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजी का भारत में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ। इस समय ब्रिटेन में पूंजी का अतिरिक्त था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस मत के प्रतिपादक थे, इसका आंसर नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन है ब्रिटिश पूंजी का भारत के सूती कपड़ा उद्योग में निवेश नहीं हुआ। कारण है मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है 1860 के दशक के पूर्व 5 वर्षों में भारत से कपास का निर्यात बढ़ा और कारण क्या है? अमेरिकी गृह युद्ध ने वहां के कपास निर्यात पर प्रतिकूल असर डाला। इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था जो ब्रिटिश विजय के पश्चात नकली दस्तकारियों के पतन और उसके विनाश के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटेन से आयातित आधुनिक मशीनों द्वारा उत्पादित शुल्क मुक्त माल से भारतीय दस्तकारी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कारण उत्तरदायी नहीं था? तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय दस्तकारों में हीन भावना एवं तकनीक कुशलता के अभाव के कारण भारत में तकनीक की प्रगति नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दस्तकारियों के विनाश का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय दस्तकारों और कारीगरों की कुशलता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने बाजार का विस्तार कराने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत पर आरोपित मुक्त व्यापार नीति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप स्पष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इधर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश आयातित माल या तो पूर्णतः कर मुक्त था या उस पर नाम मात्र के शुल्क लगाए जाते, जबकि ब्रिटेन में आयातित भारतीय माल पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है, कारण है, इसमें क्वेश्चन आंसर देना है। तो कथन है, रेलों के विकास ने ग्रामीण हस्तशिल्प के ह्रास को तीव्र किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक कारण है, रेलों के विकास ने आर्थिक उद्योगों की नींव रखने में सहायता दी। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, 19वीं शताब्दी में भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का निर्यात हुआ था। और कारण है, 19वीं शताब्दी में भारत का तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है तो 95 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 ब्रिटिश शासन काल में किसान की ऋणग्रस्तता बढ़ी, क्या कारण था? किसान ने अपव्यय की बुरी आदत पाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आर एक सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन नहीं, आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में जनसंख्या का भार कृषि पर बढ़ा और कारण है, ब्रिटिश शासन की प्रथम शताब्दी में हस्तशिल्प का विनाश हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर एक सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, अंग्रेजों ने भारत में 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग का गठन किया, कारण क्या है? वे भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या था? ए गलत है। सी नंबर का क्या आंसर है? ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें ये 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले वस्त्र उद्योग और फिर उसके बाद जूट, पहला, दूसरा जूट और फिर लौह एवं इस्पात और फिर चीनी उद्योग जो है सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? तो कौन कौन से प्रमुख स्रोत थे? तो ये थे भू राजस्व सही है, नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार ये भी सही है, माल भाड़ा ये नहीं है था, रूपांतरण ऋण पत्र ये भी नहीं था, साइट अर्थात सीमा शुल्क ये सभी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।